निकाय चुनाव से पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद इमरान मसूद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकती। आप कौन क्या कर रहा है, इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब हर आदमी का अपने नजरिए से देखने का नजरिया होता है। आपने कहा कुछ बड़ा करना है। बड़ा करना है, हम चाहते हैं कि देश के अंदर दबों की, कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी, चूँकि विकल्प यहाँ ये बन सकते बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहें और बनाएं। समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला क्या? देखिए, व्यक्तिगत सम्मान और अपमान दोनों मेरे तक पीछे। मुझे नहीं मिला, ये आप भी जानते हो कि क्या मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे उससे कोई गिला नहीं है, मुझसे कोई उस बात का नहीं है, क्योंकि हम जिस मकसद के साथ आए थे वो मकसद ही हासिल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद सब मामले गौण हो जाते हैं। इमरान मसूद इस साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में जब सवाल उठे तो उनका कहना था कि हमें लगा था कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं एक मकसद के साथ कांग्रेस के छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग समाजवादी पार्टी को खड़ा करें और हम लोग उस वैचारिक लड़ाई के अंदर, जो वैचारिक लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सत्ताधारी दल के साथ थी, हम लोग उसमें विजय प्राप्त करें। लेकिन बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नतीजे नहीं आए। उनके पीछे क्या कारण रहे, क्या नहीं, क्या उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। मुझे समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है, जो इसका वोट बैंक है। अगर हम लोग मजबूती के साथ इसको मजबूत करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प हम लोग बनने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी जब जब मजबूत हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। इमरान मसूद खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो वो चाहते थे। हालांकि इससे इमरान मसूद को इनकार है। इमरान मसूद का कहना है कि वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। हालांकि इमरान मसूद के आने से बसपा को कितना फायदा होगा, अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सोमवार को अखिलेश यादव ने हरिद्वार में नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित की थीं। आज नेताजी की बची हुई अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, चाचा शिवपाल यादव अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज पहुंचे। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव पहले ही संगम तट पर पहुंच गए थे। अस्थि विसर्जन से पहले संगम पर बनाए गए अस्थायी प्लेटफॉर्म पर करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को त्रिवेणी संगम की धारा में प्रवाहित किया। इसके बाद मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव त्रिवेणी की धारा में मौजूद हैं और अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। 2 कलश परिवार के लोग साथ लेकर के आए हुए थे और एक एक कर बारी बारी से अस्थियों का विसर्जन अखिलेश यादव कर रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव के साथ अस्थि विसर्जन में उनके बेटे व बेटी, चाचा शिवपाल यादव और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और उसके साथ साथ उनके भाई प्रतीक यादव भी यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले अस्थि विसर्जन से पहले प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे ने पूजा की रस्म अदा कराई और तकरीबन आधे घंटे तक पूजा चली है। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान एबीपी गंगा से बातचीत में प्रतीक यादव ने कहा कि नेताजी की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी अखिलेश भैया हैं, वही उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिज़नेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। अस्थि विसर्जन के वक्त त्रिवेणी के तट पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान माहौल पूरा तरह गमगीन दिखा।
मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन आज संगम नगरी प्रयागराज में कर दिया गया है। पर उनके बेटे अखिलेश यादव व परिवार के दूसरे सदस्यों ने अस्थियों का विसर्जन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक पूरे विधि विधान के साथ किया है और सब लोग अब यहां से वापस जाने की तैयारी में हैं और उम्मीद ये है कि 2 दिनों बाद काशी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी अस्थियों को इसी तरीके से विसर्जित किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हैं। खुद सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया, कार्य का निरीक्षण किया। इस बार राम की पैड़ी पर 14 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद दीपावली पर अयोध्या जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जारी हैं। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा लेने राम की पैड़ी पहुंचे, सरयू के घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं और पूरी जो तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों से समझ रहे हैं कि आखिरकार जो आयोजन किया जा रहा है वो किस तरह से होगा, सरयू घाट पर कितना आगे मंच बनेगा, किस तरह की तैयारियां होंगी, सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं चूँकि सरयू का पानी बहुत बढ़ा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर मुस्तैद है। चाहे सरयू नदी में देखें चाहे बाहर देखें, चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हुई बरसात के चलते सरयू नदी उफान पर है, जिसके चलते तट पर बांस लगाकर बैरिकेडिंग तैयार की गई है। इसके अलावा दिवाली पर सरयू आरती के लिए ऊंचाई पर पंडाल लगाया गया है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में कलाकृतियां बनाने का काम जारी है। इस बार श्रीलंका, इंडोनेशिया, रूस समेत 5 देशों की रामलीला और कई विधाओं को लोक संगीत के कार्यक्रम होंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने दिवाली से पहले 300 करोड़ रुपए का प्री दिवाली गिफ्ट दिया है। और गोरखपुर को 2 बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने 2.12 करोड़ रुपए से बने नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने 20.27 करोड़ रुपए की लागत वाली उनवल बाईपास सड़क योजना जनता को समर्पित की। इस बाईपास के बन जाने से उनवल क्षेत्र के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हमारा नगर निकाय भी साफ सुथरा बने, सब जगह लोगों को इस सुविधा दिखाई दे, इसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं, विकास कार्य के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बशर्ते हम विकास कार्य के प्रति जागरूक होकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की घोषणा की। कहा कि हर पीड़ित को राहत सामग्री उपलब्ध करा दी गई है और फसलों के साथ साथ दूसरे तरह की क्षति के मुआवजे के लिए भी आकलन कराया जा रहा है। कार्यक्रम को सदर सांसद रविकिशन ने भी संबोधित किया और खुद को गोरखपुरिया कहना गर्व की बात बताया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस जनता दरबार की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि आसपास के लोग भी उसमें फरियाद लेकर चले आते हैं। अभी से करवा दो, गेट बनवा के पैसा भिजवाएंगे। आज जनता दरबार में बिहार से पहुंची एक महिला ने अपने लिए रोजगार को नौकरी की मांग की। वहाँ पे बिहार में आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ मिलना चाहिए ना। कहीं देखो जी, कहीं कोई काम यहाँ काम तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इनके लिए कुछ किया जाए और उत्तर प्रदेश में ही नौकरी की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर, यूपी पीसीएस 2021 का रिजल्ट घोषित हो गया है। अतुल कुमार सिंह ने टॉप किया है। सौम्या मिश्रा दूसरे स्थान पर रही। 627 छात्र सफल घोषित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। रिजल्ट घोषित हो चुका है जिसमें कि टॉप किया है अतुल कुमार सिंह ने। सौम्या मिश्रा दूसरे स्थान पर रही है। तो स्टेट सिविल सर्विस यानी कि जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी परीक्षा जो सबसे बड़ी है उसमें 627 छात्र सफल घोषित हुए। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, किस तरीके से रिजल्ट आया है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें? उत्तर
प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होती है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इसे आयोजित करता है। तो यूपी पीसीएस 2021 की जो भर्ती चल रही थी उसके अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रोक लगी हुई थी और कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज के फैसले को रद्द किया था और पब्लिक सर्विस कमीशन को रिजल्ट जारी करने की छूट दे दी थी। तो 24 घंटे के अंदर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 29 तरह के पद हैं, जिनमें एसडीएम के हैं, डिप्टी एसपी के हैं, सहायक नगर आयुक्त के हैं, तमाम दूसरे प्रशासनिक जो पद होते हैं 29 तरह के कुल पद थे जो है, और 627 पदों पर। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब्बास अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। लगातार फरार चल रहे अब्बास अंसारी को गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें यूपी सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा, जिसमें उन्हें आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। अगर बात करें तो अब्बास अंसारी के वकील के रूप में कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी है कि अब्बास अंसारी राइफल संघ का सदस्य है और उसके पास लाइसेंस होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और निचली अदालत ने उनके ऊपर संपत्ति कुर्क करने का और जब्त करने का आदेश दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगना है और इसके साथ साथ अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई है। अब्बास अंसारी पर आरोप है कि साल 2012 में लखनऊ से जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस को बगैर सूचना दिए ही उन्होंने अपने दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट में लगातार गैर हाजिरी के कारण सांसद विधायकों की विशेष कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत लखनऊ की महानगर पुलिस की अर्जी का संज्ञान लेते हुए कुर्की का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई। शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में अब्बास अंसारी कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे, जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। अब्बास अंसारी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। यूपी पुलिस की कई टीमें अब्बास को ढूंढने के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी करती रही हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। वहीं ईडी ने भी अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट के सियासत की बिसात बिक चुकी है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई गोला गोकर्णनाथ सीट पर सत्ताधारी दल भाजपा के लिए नाक का विषय बन गई है। तो समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि उपचुनाव में सियासी बाजी उसके हाथ में होगी, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से परेशान है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। और यहाँ गांव गरीब का हर व्यक्ति, किसान मजदूर सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी वर्गों को बहुत ही दुख दिया है, बहुत परेशानी दिया है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ गोला में जनता सबक सिखावे और ये बताए कि आपने जो कहा वो नहीं किया है। उधर भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा को इस सीट पर 2017 और 2022 में जीत मिली। उपचुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। भाजपा के सामने चुनौती बढ़ गई है, लेकिन भाजपा का विश्वास बढ़ा हुआ है। जो गलती या जो चूक हमसे संगठन स्तर पर हुई है वो हमने उसकी समीक्षा कर ली है, उसकी पूरी हमारी तैयारी है और हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि इस बार जो 17 नगर निगम 16 पुराने हैं, एक नया बना है शाहजहांपुर, सभी जीतने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा ने दिवंगत नेता अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड खेला है, तो समाजवादी पार्टी ने पुराने चेहरे विनय तिवारी पर दाव लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। एटा में फूड विभाग और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया। दरअसल एटा में बंद पड़े स्कूल में नकली घी और दूध बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जहां केमिकल का इस्तेमाल करके नकली दूध और घी बनाया जा रहा था। स्कूल में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर फूड विभाग और पुलिस ने भारी मात्रा में नकली दूध और घी बरामद किया है। इसके साथ ही मिलावट का सामान भी बरामद हुआ है। इन्होंने बताया कि नीरज नाम के व्यक्ति ये अवैध दूध का कारोबार करते हैं। यहाँ आके देखा गया गोदाम में, तो इस पर अवैध पाम ऑयल के डिब्बे कुछ भरे हुए थे। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली नगर, मैं COCTV मौके पर आया हुआ हूँ। मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई है, आगे की वैधानिक कार्रवाई हो रही है। पुलिस को अवैध फैक्ट्री से पामोलिव ऑयल और कोकोनट से भरे हुए डिब्बे मिले हैं, जिनका इस्तेमाल नकली घी बनाने में किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री से मिले नकली घी, दूध और पामोलिव ऑयल के डब्बे को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि दीपावली के त्योहार के आसपास स्मॉग की काली चादर छा जाती है, जिससे बचने के लिए इस बार कानपुर नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर नगर निगम में शहर के सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थानों को चिन्हित कर वहां पर स्मॉग गन की तैनाती की गई है, जिसके जरिए हवा में मौजूद धूल के कणों को जमीन पर बैठाने का भी काम किया जा रहा है, ताकि दिवाली के आसपास स्मॉग की काली चादर को छाने से रोका जा सके, साथ ही प्रदूषण लेवल को भी कम किया जा सके। कानपुर नगर निगम ने प्रदूषण दीपावली से पहले ही कम करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। एंटी फॉगिंग गन को हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जगहों को चुना गया है। कल्याणपुर को, ब्रह्मनगर को, IIT का इलाका है और किदवई नगर में संजय वन का इलाका है, जहां इस तरीके से रोज़ धूल के जो कण होते हैं वायुमंडल में ना जा पाएँ, जिससे प्रदूषण की मात्रा ना बढ़े, AQI लेवल ना बढ़े। ऐसे में एंटी फॉगिंग जो गन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की तोप इनको कहा जाता है। 2000 लीटर के करीब जो पानी है वो सुबह 7 बजे से लेकर के और शुरू होता है 11-12 बजे तक ये काम शुरू चलता रहता है। IIT कल्याणपुर, ब्रह्मनगर, किदवई नगर और संजय वन क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धूल को उड़ने से रोका जा रहा है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रोजाना स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी होता है इसमें और कहाँ जाते हैं, कौन कौन से इलाके में जाते हैं? सर विश्वविद्यालय से सर IIT जाते हैं और IIT से सर विश्वविद्यालय, कल्याणपुर क्रॉसिंग से सर पनकी रोड नारिया जाना और आना सर। इधर दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में खेतों में पराली जलाए जाने का असर दिखने लगा है। हरियाणा के अलावा पंजाब में भी पराली जलाई जा रही है, जिससे राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकारों की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।